वेलकम टू द शो। मैं हूं डॉक्टर मलिक, आपका मेज़बान इस शो में, जो कि पेश किया जाता है नूर टीवी पर हर सैटरडे की शाम 6 बजे से लेकर 7 बजे तक। नाज़रीन, इस शो में मैं आपकी लाइव टेलीफोन कॉल्स लेता हूं। अगर आपको कोई परेशानी है जो कि इमिग्रेशन से मुतल्लिक है, या आपको कोई मसला है जो कि इमिग्रेशन लॉ से मुतल्लिक है या ह्यूमन राइट्स लॉ से मुतल्लिक है, आप इस प्रोग्राम में फ़ोन करके लाइव एडवाइस ले सकते हैं। नाज़रीन, जो एडवाइस मैं आपको देता हूँ वो बिल्कुल लेटेस्ट इमिग्रेशन रूल्स और इमिग्रेशन जो लॉज होते हैं उनकी रोशनी में होती है। तो मुझे पता है कि बेशुमार कॉलर्स हैं, हज़ारों की तादाद में जो फ़ोन करते रहते हैं इस प्रोग्राम में। बाज़ की कॉलें मिल जाती हैं, बाज़ की नहीं मिल सकती, लेकिन अगर किसी वजह से कॉल ना मिले, लेकिन आप ट्राई करते रहें। नाज़रीन, बेशुमार कॉलर्स लाइन्स के ऊपर है। देखते हैं हमारे आज के पहले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हाँ जी, मेरे नाल जी। अच्छा, मैं सवाल करना चाहती था भाई, मेरी अपनी अम्मी मंगाए थे विजिट थे। अच्छा। ते वो इत्थे पर 4-5 महीने रहे न, ते इत्थों वापस मुड़ी चले गए न, अपनी मनियाद विच ही वापस चले गए न। हुण ये पूछना चाहनी सा जेड़ी है कोई उसी स्पॉन्सर पर वापस अस मंगाई सकने हैं या कि नहीं? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। अगर तो आपकी मम्मी पहले यहाँ पे आई थी और टाइम के अंदर अंदर वापस चली गई थी, हाँ, हम उनको दोबारा आप बुला सकती हैं, लेकिन आपको एक नया स्पॉन्सर बनाकर भेजना पड़ेगा। जैसे आपने पिछली दफ़ा किया था कि किसी वकील के पास, किसी सॉलिसिटर के पास चले जाएं, वो एक स्पॉन्सरशिप लेटर बनाकर अटेस्ट करके दे देगा, आप उसके डॉक्यूमेंट्स के साथ उनको भेज दें। और पिछली दफ़ा अगर वो 6 महीने के लिए आई थी, तो इस दफ़ा आप 2 साल या 5 साल या 10 साल का वीज़ा भी अप्लाई कर सकती हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, हम एक बार एक क्वेश्चन था मेरा। जी। क्वेश्चन है जो हम लोग यूरोप से आया इधर से। ठीक है। यूरोप से आया तो हमने सुना जो इधर पे 5 साल रहने के बाद तो इधर का सिटीजन इधर का पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। आपकी नेशनलिटी क्या है? नेशनलिटी इटली है। नहीं, तो आपकी यूरोपियन के किस सिटी से आया है, किस कंट्री से आया है? इटली से आया। कहाँ से? इटली से। तो आपके पास इटालियन पासपोर्ट है? हाँ, इटालियन पासपोर्ट है। तो अभी क्या पता करना आपने? हमने जानना चाहता हूँ जो 5 इयर्स इधर रहने के बाद हम लोग क्या बोले ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? ठीक है जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। हाँ, अगर आप या कोई और यूरोपियन सिटीजन यूके में अगर रहे 5 साल, तो उसके बाद वो अगर अप्लाई करे तो वो इंडेफिनिट स्टे के लिए अप्लाई कर सकता है, फिर उसके बाद अपनी नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन उसके लिए एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि आपने रेजिडेंट परमिट लेकर यहाँ रखा हो, तो जिसका मतलब है कि आप वाकई यूके में रह रहे थे। तो अगर आपके पास रेजिडेंट परमिट है पिछले 5 साल का, तो पहले आप इंडेफिनिट स्टे के लिए अप्लाई करें। जो ही आपको वो ग्रांट होता है, फिर आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाजरीन, बढ़ते अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। वालेकुम सलाम। वकील साहब, एक थोड़ा जिहा मशवरा बनाया सी, सुनिया मैं भी जी एप्लीकेशन है जो गैर कानूनी बंदे ने एप्लीकेशन नहीं दे सकते। वो गैर कानूनी एक बंदा जिसने असाइलम किया हुआ है तो असाइलम रिफ्यूज हो गया हुआ है, तो वो दोबारा ह्यूमन राइट की दरखास्त दे सकता है, क्या उहदे पर भी कानून लागू है? नंबर 2, मेरा दूसरा सवाल यह है कि अगर कोई बंदा इस मुल्क में ब्रिटिश हो गया तो वो कोई 80 to 90 तो ऊपर हो गया, तो अगर उदा कोई धी या पुत्र जड़ा धी उदी जी शादीशुदा ना हो, तो क्या उहदे वास्ते कोई कानून है कि वो किस तरह अप्लाई कर सकती है या नहीं, जबकि वो 10 साल तो वो इच्छा होगा? जी, आपके कॉल का शुक्रिया। जानते कि आपके पहले सवाल का तल्लुक है, हाँ, अगर किसी आदमी ने यहाँ पे मार्च 2007 से पहले असाइलम क्लेम किया था, तो आजकल एक स्कीम गवर्नमेंट ने निकाली है, उसका लेगेसी नाम है, उसमें आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। उसमें उस आदमी को इंडेफिनिट स्टे मिल सकता है, परमानेंट सेटलमेंट मिल सकती है, या उसके रहने की परमिशन मिल सकती है, लेकिन शर्त यह है कि उसने मार्च 2007 से पहले एप्लीकेशन की हो। जहाँ तक आपके दूसरे सवाल का तल्लुक है, हाँ, अगर कोई आदमी यहाँ पे सेटल्ड है, अगर उसके माँ बाप बूढ़े हैं, 65 से ज़्यादा के हैं, और वो यूके में आकर रह रहे हैं इस वक्त, तो उनके चांसेस होते हैं यहाँ से सेटलमेंट के, उनको वापस नहीं जाना पड़ता। कॉल का शुक्रिया। नाजरीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी, मुझे लगता है ये कॉल ड्रॉप हो गया। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। Hello, I'd like some advice. Sure, please go ahead. Okay, basically, you know the new law that came out 30th of August. I'm a British citizen. My child is 1 year old, British citizen, and my partner, my husband is a legal immigrant. Can he get a stay here?
Thank you for your call. Basically, yes, there is a chance under human rights. On the basis of marriage, there is a very little chance, but on the basis of a child, there is a more strong chances. The best thing what I can suggest you just go to and visit a local solicitor, immigration expert. They can advise you what to do next. Thank you for the call. नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी सलाम सर, मैं वालेकुम सलाम ओस्लो से। जी सर, मुझे पीर साहब का नंबर चाहिए था। आप ऐसा करें, इस प्रोग्राम की या होल्ड रखें, थोड़ी देर में कोई आपको दे देंगे या फिर प्रोग्राम के बाद रिंग कर लें। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी मुझे लगता है शायद ये कॉल ड्रॉप हो रही है, चूंकि लाइन के ऊपर जो टीवी की आवाज़ ज़्यादा है, इस वजह से बात नहीं सुनाई दे रही है। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं लंदन से बोल रहा हूँ। हम 2002 में आया है, उसके बाद हम रिफ्यूज हो गया टर्मिनल सबसे। अभी जो 1 साल होगा, हमारे वकील फ्रेश किलिंग किया, बाद में लेकर आया कि यू हैव टू एक्सेप्ट लीव टू रिमेन आफ्टर द सिक्योरिटी चेक विल बी मेक डिसीजन। उसके बाद फिर इन्होंने एक दूसरा लेटर भेज दिया कि अपनी डिटेल और इस फॉर्म में अपनी डिटेल को लिखो और 2 फोटो भी भेज दो। उसको भी मैंने किया। फिर दूसरे बाद भी इन्होंने लेटर भेज दिया और बोला कि अपने फोटो और लेटर को भेज दिया। एमपी में 4-5 लेटर भेज दिया। तो अभी आपने क्या पूछना, आपका सवाल क्या है? अभी उन्होंने फिर बोला, लेटर भेज दिया कि हम डिसीजन देते हैं बाद में। अच्छा, मुझे आपकी कॉल ड्रॉप करना पड़ेगी, जो कि मैं आपका सवाल समझ गया हूँ। हुआ यह था कि आपने 2007 से पहले असाइलम क्लेम किया था। अभी आप लेगेसी स्कीम में आते हैं, जिसमें कि फैसला हो गया कि आपको स्टे मिलेगा। चूंकि पिछले साल अगस्त के बाद होम ऑफिस ने लोगों को चिट्ठियां भेजनी शुरू कर दी थी कि हमने फैसला कर लिया कि आपको स्टे मिलेगा, लेकिन आपके सिक्योरिटी चेक्स कुछ करेंगे। इस वजह से वो केसेस थोड़े से डिले हो रहे हैं। तो आप ऐसा करें कि अपने सोलिसिटर को कहें कि होम ऑफिस को चिट्ठी लिखे, या फिर अपने MP के थ्रू भी होम ऑफिस को कॉन्टैक्ट करें। तो मुझे यकीन है बहुत जल्दी आपका स्टे लग जाएगा। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है मलिक साहब, ठीक है? जी फरमाइए। बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है जी आपका। जी थैंक यू, फरमाइए। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने लास्ट ईयर दिसंबर में मेरा रिफ्यूजल था। मैं टायर पोस्टल में मैंने अप्लाई किया था। अच्छा। तो रिफ्यूजल आया था, तो जब मेरी वो आगे हियरिंग की डेट आई, तो मेरा जो वकील था वो डेट पे नहीं गया। ठीक। तो अभी तक फिर हमने ओवरटर्न करने की कोशिश नहीं हुआ। अभी मेरी एप्लीकेशन जो है वो JR में है। तो जो मेरा सोलिसिटर है वो कह रहा है कि हम फ्रेश एप्लीकेशन डाल के भी वीजा ले सकते हैं। आया किस तरह पॉसिबल है? जी आपके कॉल का शुक्रिया। असल में अगर आपकी एप्लीकेशन पिछले साल रिफ्यूज हो गई थी, तो वो जो ट्राइब्यूनल में आपको हर हालत में जाना चाहिए था। चूंकि ऐसी जो अपील्स होती हैं फर्स्ट ट्राइब्यूनल में जाती हैं, और वहाँ से अगर आपके हक में फैसला नहीं होता तो आप इसको अपर ट्राइब्यूनल में भी ले जा सकते हैं। तो ज़्यादा बेहतर ये था कि आप इसको ट्राइब्यूनल में जाकर फाइट करते। लेकिन फिर भी चूँकि 1-2 केसेज ऐसे आए जिनकी रोशनी में आप नई एप्लीकेशन अगर स्टूडेंट्स की करना चाहें तो कर सकते हैं, बशर्ते कि आपके पास कैश लेटर हो और आप मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहे हो। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। सर मैंने पूछना था, मैंने एक यूरोपियन नेशनल के साथ शादी की और मैंने अपना केस डाला है। मैं स्टूडेंट था जब मैंने शादी की, मगर पहली दफा जब मैंने केस भेजा तो उन्होंने मुझे रिफ्यूज कर दिया। दोबारा मैंने अपनी एप्लीकेशन डाली, उस वक्त मेरी वाइफ बीमार हो गई थी, उसको कैंसर था। मैंने वो डॉक्यूमेंट साथ लगाए, उन्होंने अगेन मुझे रिफ्यूज किया कि आप ट्रीटी राइट एक्सेस नहीं करते क्योंकि आपकी वाइफ 1 साल से कम काम कर रही थी। अभी आपका सवाल क्या है? अभी मैंने 1 साल हो गया मेरी वाइफ काम कर रही है। अभी मैंने 1 साल का तमाम डॉक्यूमेंट्स लगा के, क्योंकि वो सेल्फ एम्प्लॉय एज ए क्लीनर काम करती है, उसकी इनवाइसेस वगैरह लगा के 1 साल के डॉक्यूमेंट्स लगा के भेजे हुए हैं। तकरीबन 2.5 महीने हो गए हैं। मुझे उन्होंने ना वर्क का लेटर भेजा, ना एक्नॉलेजमेंट भेजा, कुछ भी नहीं भेजा। मैं स्टिल वेट कर रहा हूँ। आया कि मुझे इंतजार करना चाहिए या मुझे उनसे कांटेक्ट करना चाहिए? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। पहली बात यह है कि आपके केस में तकरीबन जो एक्नॉलेजमेंट आती है, जो इनिशियल कंसिडरेशन होती है वो 6 महीने में होती है। इसका मतलब है 2-3 महीने और लगेंगे। दूसरी बात यह कि जब आपने शुरू में एप्लीकेशन की वो आपने रॉन्ग एप्लीकेशन की, चूंकि रूल्स यही कहते हैं कि अगर कोई यूरोपियन सिटीजन UK में रह रहा है और वो काम कर रहा है तभी वो अपने स्पाउस को यहाँ पे रख सकेगा या पढ़ रहा हो। तो बाकी ये कहते हैं कि अगर कोई यूरोपियन सिटीजन UK में आता है और यहाँ काम भी नहीं कर रहा है, पढ़ भी नहीं रहा है, तो वो अपने कंट्री में क्यों नहीं रहता, यहाँ आकर क्यों रह रहा है। इस वजह से
ऐसी सिचुएशन में वो उनके स्पाउस को अलाउ नहीं करते हैं। बहरहाल अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयड में आपने अप्लाई किया तो अब वेट करें केस का क्या डिसीजन आता है। तो ज़्यादा बेहतर है अगर वो कहीं फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट कर लें, चूँकि आमतौर पर जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होती है इसको इमिग्रेशन वाले बिलीव नहीं करते हैं, कहते हैं स्टेट में शायद इसने जो इन्वाइसेज हैं वैसे ही बना कर दे दी हूँ। तो ज़्यादा बेहतर है उनको कहीं से एम्प्लॉयमेंट दिलवा दें, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। और दूसरा ये करें कि वेट करें 2-3 महीने। और आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब मंजूर आलम। जी फरमाइए। जी क्या सवाल है आपका? ये सवाल ये है कि हम यहाँ पे जर्मन नेशनल जो है रिटायर्ड, ठीक है, 68 ईयर्स ओल्ड और 22 पाकिस्तानी, क्या वो इंग्लैंड में आकर मतलब होना चाह रहे हैं, इसके लिए क्या कंडीशन है इंग्लैंड रूल के ऊपर? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। हाँ, अगर कोई यूरोपियन सिटीजन खुद यहाँ पे आकर रहना चाहे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई परेशानी नहीं है। तो कोई भी सिटीजन अगर वो यूरोपियन है, यंग है, बूढ़ा है, उसमें उम्र की भी कोई रुकावट नहीं है, एनी टाइम वो यूके आकर सेटल हो सकते हैं, यहाँ पे रह सकते हैं, उन पर कोई पाबंदी नहीं है, वीज़े वगैरह की जरूरत भी नहीं होती है, ना किसी सेटलमेंट के लिए अप्लाई करना पड़ता है। अलबत्ता अगर कोई आदमी आ जाए तो ज़्यादा बेहतर है कि वो यहाँ से रेजिडेंट परमिट ले लिया करे, जिसकी कभी ज़रूरत पड़ सकती है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी मुझे लगता है ये कॉल ड्रॉप हो गई है। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी अपने डॉक्टर मलिक साहब ने गल करनी। जी फरमाइए। हेलो जी, अब टीवी की आवाज़ थोड़ी कम कर दें। मुझे लगता है शायद ये कॉल ड्रॉप करना पड़ेगी चूंकि उनकी आवाज़ सुनाई नहीं देती है, चूंकि टीवी की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा है। जी फरमाइए। जी वालेकुम सलाम। जी मेरे आपसे 2 क्वेश्चन हैं कि मैंने लास्ट वीक भी आपको फोन किया था, पूछना था कि हमारे बच्चे पाकिस्तान में हैं, मुझे और मेरे हस्बैंड को HSMP पे इंडेफिनिट लीव टू रिमेन मिला है पिछले साल ही, और बच्चे उनकी फर्स्ट वाइफ से, जब अगर हम यहाँ पे बुलाना चाहते हैं तो उनको कौन सा वीजा मिलेगा? और दूसरी बात ये, अगर आपने बताया था इंडेफिनिट लीव टू रिमेन मिलेगा, अगर वो होगी तो कितनी देर के बाद फिर हम उनका पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, मुझे लगता नहीं है, चूंकि वजह यह है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट एक रूल ऐसा बना रखा है कि अगर किसी के बच्चे अब्रॉड में हों और उनकी माँ यूके में ना आ रही हो, अकेले बच्चों को वीज़ा नहीं देते हैं। तो इस वजह से जो बच्चे बगैर माँ के यूके में नहीं आ सकते, ये इन्होंने कानून काफ़ी अर्सा पहले बना दिया था। अलबत्ता एक पॉसिबिलिटी हो सकती थी कि अगर आपके जो हस्बैंड है वो ब्रिटिश नेशनल होते और होने के बाद कोई बच्चा पैदा हुआ होता, वो खैर सिचुएशन नहीं, चूँकि खुद आपको पिछले साल इंडेफिनिट स्टे मिला है, तो पहली बीवी से बच्चों को बुलाना मुमकिन नहीं है कानून में। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मंसूर है जी। मैं और मेरे वाइफ हम दोनों स्टूडेंट वीजा पे आए थे, मगर इंडिविजुअल वीजा पे आए थे। मगर हम अभी हम दोनों PSW पे हैं। मेरे वाइफ का वीजा जनवरी में खत्म हो रहा है, जबकि मेरे वीजा नेक्स्ट ईयर अगस्त में खत्म होगा। तो आगे मुझे पता है बिजनेस वीजा है या कोई और वीजा, कोई आप ऐसे बता दें, क्योंकि हम दोनों के इंडिविजुअल वीजा, कोई डिपेंडेंट वीजा, कोई भी ऑप्शन हो हमारे पास। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। पहली बात यह कि आप दोनों PSW के ऊपर हैं, इसका मतलब है आप अपना स्टेटस अगर एक आदमी चेंज करना चाहे यहाँ से, तो वो यहाँ से नहीं चेंज कर सकता, उसके लिए कंट्री अपने कंट्री में जाकर वहाँ से एप्लीकेशन करके आ सकते हैं। और दूसरा, आप दोनों के पास इस वक्त अगर PSW है तो आप इसको Tier 1 पे भी चेंज कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योर पे अगर करना चाहें, या फिर वापस Tier 4 में भी जा सकते हैं, और Tier 2 में भी आपके चांसेज हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी मुझे लगता है ये कॉल ड्रॉप हो गया। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम। I just wanted to ask, you know, if you got married after the law that's come out that you have to earn 18 grand a year, Yeah. Can you still do your case? Thank you for your call. Basically, this rule was implemented on 8th of July, and we challenged in the court, and we have won the case from the court that this is against the human rights. So Home Office should change this criteria, this threshold. And now the Home Office is at the moment considering and taking some opinions from different people how much should be the threshold. And after a few weeks, they will basically go through the Parliament and make a new rule on this subject, and then we'll know that what's the new threshold. In between,
until the new law is implemented, the existing law, which is 18,600, that will continue until the new rules are implemented. And I think probably they will take 3-4 months. So in between, if somebody is earning 18,600, so they are allowed to bring their spouse here. Thank you for the call. नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है जी, फरमाइए। हेलो जी, हेलो, नमस्ते डॉक्टर। नमस्ते। हाँ डॉक्टर मलिक, मैंने आपसे ये पूछना था कि बोल रहे हैं कि 1 अक्टूबर को लॉ चेंज हो रहे हैं, क्या ये लॉ जो है वो जो बच्चे 7 साल के हो रहे हैं उनके ऊपर भी ये असर करेंगे, और जो अगर बच्चे 7 साल के होने में अभी 2-3 महीने रहते हैं, क्या उससे पहले हम केस लगा सकते हैं? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। हाँ, 1 अक्टूबर से एक नया इन्होंने रूल बनाया है, वो ये कि अगर कोई आदमी यूके में लीगल तरीके से आया और किसी वजह से अगर उसने 28 डेज से ज़्यादा ओवरस्टे किया, उसको फिर इमिग्रेशन रूल्स में स्टे नहीं मिलेगा। तो ये जो बच्चों वाली है, चूँकि बच्चों का जो केस है ये काफ़ी ज़्यादा कोर्ट्स में जा चुका है और तक कि सुप्रीम कोर्ट तक गया है, तो उसकी बुनियाद पर होम ऑफिस ने जो नई पॉलिसी बनाई थी कि अगर कोई बच्चा यहाँ पर 7 ईयर्स कंप्लीट कर लेता है लीगल या इलीगल तरीके से, उनको यहाँ पर सेटलमेंट मिल जाएगी। तो बहरहाल अगर आपके बच्चे 7 साल के होने वाले हैं तो मेरी एडवाइस है जितना जल्दी हो सके आप अप्लाई कर दें, क्योंकि आपका फैसला होने में 5-6 महीने लग जाएंगे। तो जब तक फैसला होगा तब तक आप 7 साल कंप्लीट कर चुके होंगे। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है जी, फरमाइए। हेलो जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी मलिक साहब, मेरा सवाल है कि मैंने ये पूछना था कि मैं पिछले 6 सालों से यहाँ पर रह रहा हूँ यूके में। ठीक। पहले 4 इयर्स मेरे वर्क परमिट थे और उसके बाद 4 इयर्स जो थे वो बाकी 2 इयर्स जो है मेरा वीज़ा ख़त्म हो चुका हुआ है, लेकिन मेरे बच्चे हैं यहाँ पर, मेरे साथ बच्चे यहाँ पर पिछले 5 सालों से स्कूल में पढ़ रहे हैं, बल्कि उनको 6 साल हो गए हैं। तो मैं क्या कुछ केस लगा सकता हूँ इससे 7 साल होने से पहले? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। हाँ, एक तो रूल अब नया बन गया जो यही था कि अगर 7 साल बच्चों के साथ पूरे कर लें फिर बच्चों को 7 साल देंगे। तो लेकिन चूँकि आप काफ़ी अरसे से यहाँ रह चुके हैं, 8 साल हो चुके आपको यहाँ पे तकरीबन हो गए हैं, तो बच्चे फैमिली भी साथ हैं, तो मुझे लगता है आप ह्यूमन राइट्स में एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो ज़्यादा बेहतर है किसी अच्छे सॉलिसिटर से जाकर मिलें और वो आपको एडवाइस करेंगे नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारा अगले कॉलर कौन है जी, फरमाइए। जी, मुझे लगता है ये कॉल ड्रॉप हो गई है। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है जी, फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान, मैंने ये पूछना है कि मैं यहाँ पर इंडेफिनिट वीज़े पर हूँ और मैं अपनी सास और ससुर को इनवाइट करना चाहता हूँ, तो मगर मेरे पास अब जॉब नहीं है, मेरी जॉब लूज हो गई है, तो मुझे क्या करना होगा इसके लिए? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। अगर तो आपके पास कुछ सेविंग्स हैं और बेनिफिट्स नहीं क्लेम कर सकते, आप उनको स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो चूँकि मोस्टली वो ये देखते हैं कि आप इस काबिल हैं कि उनको यहाँ पे अफोर्ड कर सकते हो, यानी उनकी मेंटेनेंस अकोमोडेशन उठा सकते हो और उनके ट्रिप को स्पॉन्सर कर सकते हो। तो अगर आपके सेविंग्स हैं तो फिर भी आप अपना स्पॉन्सरशिप लेटर किसी सॉलिसिटर से अटेस्ट करवा के भेज दें और साथ अपनी पासपोर्ट की कापी और बैंक स्टेटमेंट भेज दें। मुझे यकीन है उनको यहाँ पे वीज़ा मिल जाएगा। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है जी, फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है जी, ठीक है, फरमाइए। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने ट्रांसपोर्ट के लिए अप्लाई किया था तो कॉलेज बंद हो गया और मुझे ऊपर से बायोमेट्रिक का लेटर आ गया था, तो वो उसके 15 डेज ओवर उसमें आया कि वो मुझे नया भेजेंगे बायोमेट्रिक के लिए, तो इसके लिए क्या होगा? तो अभी आपके बायोमेट्रिक्स हो गए या नहीं हो गए? अभी नहीं हुए, वो सॉलिसिटर कह रहे थे आपको एक और भेजेंगे, नॉर्मली 2 दफा भेजते हैं। ठीक जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। अगर उन्हें पहली दफ़ा भेजा था तो ज़्यादा बेहतर पहली दफ़ा ही बायोमेट्रिक्स के लिए जाते हैं, चूँकि अब थोड़ा सा सिस्टम चेंज हो गया है। पहले बायोमेट्रिक्स के लिए इमिग्रेशन वालों के पास जाना था, अब उन्होंने ये सहूलत पोस्ट ऑफिस में भी कर दिया है कि आप किसी भी बड़े पोस्ट ऑफिस में जाकर फिंगरप्रिंट्स दे सकते हैं। बहरहाल अगर किसी वजह से आपको लेटर नहीं मिला है तो आप उनको फ़ोन करें, वो आपको नया लेटर भेज देंगे। वैसे रूटीन में वो एक और रिमाइंडर भी भेज देते हैं, तो ज़्यादा बेहतर उनको फ़ोन कर लें कि जी आपको ऐसा कोई रिमाइंडर, ऐसा लेटर नहीं मिला था, वो आपको नया लेटर भेज देंगे। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है जी, फरमाइए। वालेकुम सलाम। जनाब, मैं आज 1973 में किसी के पासपोर्ट बनता हूँ, उसके लिए क्योंकि मैं इधर ही रह रहा हूँ, आ जा रहा हूँ, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, तो मेरे पास अभी तक पाकिस्तानी पासपोर्ट है, तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? तो आपका सवाल क्या, आप क्या पूछना चाहते हैं? मैं किसी के पासपोर्ट पर आया था। जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में इलीगल काम आपने करना नहीं चाहिए था, तो ज़्यादा बेहतर आप किसी वकील के पास चले जाएं तो वो आपको कॉन्फिडेंशियल एडवाइस देंगे। तो पहले ऐसा होता था कि अगर कोई आदमी यूके में आ जाता है और इलीगल तरीके से या किसी तरीके से 14 साल पूरे करता है, फिर वो इंडेफिनिट स्टे के लिए अप्लाई कर सकता था। लेकिन पिछले मंथ से यानी 9 जुलाई से ये रूल अब चेंज हो गया, उसमें थोड़ी सी उन्होंने और सख्ती कर दी है। ये डिपेंड्स है कि आप कितना अर्सा यूके में रहे हैं, तो ज़्यादा बेहतर है किसी वकील के पास चले जाएँ, उनको पूरी बात बताकर उनसे कॉन्फिडेंशियल एडवाइस ले लें। का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है जी, फरमाइए।
जी हेलो जी फरमाइए। हेलो हेलो जी मुझे आपकी कॉल ड्रॉप करना पड़ेगी जो कि आप बात नहीं कर रहे हैं। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी जी मलिक साहब, मैं लंदन से बोल रहा हूँ। अच्छा तो पूछना ये था मलिक साहब कि कौन मलिक साहब ही बोल रहे हैं ना? जी हाँ फरमाइए। जी मलिक साहब, मैंने पूछना ये था, मेरा दोस्त कह रहा था आपने किसी पिछले प्रोग्राम में ये कहा था कि जिन्होंने 14 इयर्स के बेसिस पे 7 जुलाई से पहले अप्लाई किया था उन सबको ये वीजा दे देंगे, तो क्या ये बात सही है? आपने ऐसा फरमाया था? तो बस यही आपका सवाल है या और भी कोई सवाल है? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। अगर तो 14 जुलाई से पहले ऐसा रूल होता था कि अगर कोई आदमी यूके में 14 साल पूरे कर लेता था लीगल या इलीगल तरीके से, या कुछ अर्सा लीगल उसका होता और कुछ अर्सा इलीगल होता, उसको यहाँ पे स्टे दे देते थे 14 जुलाई से पहले। तो अगर किसी ने उस कैटेगरी में एप्लीकेशन 14 जुलाई से पहले की, 9 जुलाई से पहले की है 14 साल की बुनियाद पर, तो उनके पास अगर डॉक्यूमेंट्स हैं तो उनको स्टे मिल जाएगा। अलबत्ता 9 जुलाई के बाद इन्होंने अब कानून चेंज कर दिया, इन्होंने उसको 20 साल के ऊपर कर दिया कि अगर कोई 20 साल यूके में रहे फिर वो एप्लीकेशन करेगा, लेकिन उसको इंडेफिनिट स्टे नहीं देंगे बल्कि उसको 2.5 साल का स्टे देते रहेंगे, और जब उसको 30 साल यूके में पूरे होंगे फिर उसको आगे इंडेफिनिट स्टे मिलेगा। तो बहरहाल अगर किसी ने 9 जुलाई से पहले, 8 जुलाई से या 9 जुलाई से पहले एप्लीकेशन की हुई थी और उसके पास एविडेंस सारी की सारी थी 14 ईयर्स की, तो उनके चांसेस हैं स्टे मिलने के। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सवाल पूछा था कि मैंने पिछले साल अगस्त में अपनी वाइफ के सेटलमेंट वीजे के लिए अप्लाई किया था यूके से। मैं ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर हूँ। अच्छा। वाइफ और बच्चे के लिए। तो 6 महीने गुजर गए थे, कोई रिप्लाई नहीं आता, तो फिर हमने एमपी को रिव्यू किया तो एमपी ने इनको लेटर लिखे, तो ये कहता रहा कि अभी केस वर्कर के पास गया नहीं है केस, अभी केस वर्कर क्यू में। 9 महीने हो गए, इनको फिर लेटर लिखा तो उन्होंने कहा फिर केस वर्कर के पास है। तो अभी मैंने 1 साल गुजर गया, तो रिसेंटली इनको लेटर लिखा मैंने, तो लेटर में इन्होंने ये जवाब दिया एमपी को, क्या कहते हैं कि हमने इसको डिफरेंट ऑफिस में ट्रांसफर कर दिया यॉर्कशायर रीजन में, हमारे पास केस बहुत ज्यादा जमा हो गया तो सेटलमेंट के, तो हम आपको जल्दी बताएंगे। तो अब 1 साल से ऊपर हो गए, कोई रिप्लाई नहीं देते। मैं लेटर लिखता हूँ कि रिप्लाई देते नहीं, एमपी के थ्रू लेटर लिखे जा रहा हूँ, जब जाके जवाब मिलता है तो एक तो ये पूछना है कितना डिले हो रहा है। दूसरा चीज ये पूछनी है, जैसे मेरा ब्रिटिश पासपोर्ट है तो मेरा बच्चा पाकिस्तान में पैदा हुआ था, तो अगर मैं डायरेक्ट उसके लिए ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए अप्लाई करूँ, जब उसको सेटलमेंट वीजा इशू हो जाएगा तो ब्रिटिश पासपोर्ट ले सकता है या नहीं? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। पहली बात यह कि अगर आपको ज़रा जल्दी थी तो आपने प्रीमियम सर्विस में सेम डे जाकर इंडेफिनिट स्टे लगवा लेना चाहिए था, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी थी आपके लिए कि आप डाक में अप्लाई करते, डाक में जब अप्लाई करें फिर जब उनके पास टाइम होता है उस वक्त डिसीजन करते हैं, या फिर अगर आप डाक में इंतजार नहीं करते, थोड़े ज़्यादा पैसे लेते हैं और सेम टाइम उसका डिसीजन कर देते। बहरहाल आपको काफ़ी अर्सा हो चुका है, आपको उन्होंने स्टे लगा के भेज देना चाहिए। तो अगर नहीं भेजते आप उनको ये भी कह सकते हैं कि आप इस मसले को हाई कोर्ट में जुडिशल रिव्यू में ले जा रहे हैं, तो फिर चांसेस हैं आपको जल्दी स्टे लगा कर दे देंगे। अगर आपका बच्चा यूके में किसी का पैदा हो जाता है तो बाद में आदमी को इंडेफिनिट स्टे मिलता है, तो फिर बच्चा ब्रिटिश नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन अगर बच्चा पाकिस्तान में पैदा हुआ था तो फिर पॉसिबिलिटी नहीं है। तो लेकिन उसमें सिर्फ एक सिनारियो था कि अगर आपके पास ब्रिटिश नेशनलिटी थी और बच्चा पाकिस्तान में पैदा हुआ था तो आपने पाकिस्तान में बच्चे के पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना था। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भैया मैं थोड़ी देर पहले फोन किया था, वो मैंने आपसे पूछा था मैं अपने सास ससुर को इनवाइट कर सकता हूँ। बात यह है कि मेरे पास सेविंग नहीं है और वो उनके अपने अकाउंट में पाकिस्तान में तकरीबन 10-12 लाख रुपए हैं, तो ऐसा हो सकता है मैं सिर्फ अकोमोडेशन के डॉक्यूमेंट उन्हें दे दूँ और वो अपने अकाउंट की सेविंग लगा दें, अपने सेविंग अकाउंट की स्टेटमेंट लगा लें, या अगर मेरे पास यहाँ पे अपनी अगर जॉब हो जाए तो 1 महीने की। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। मैं आपका सवाल समझ गया हूँ। असल में इमिग्रेशन वाले ये देखते हैं जो आदमी यूके में आ रहा है उसका खर्चा कौन पे करेगा। अगर उनके पास अपने पैसे हैं जो कि आप कहते हैं 10-12 लाख पाउंड है तो उनको कोई किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप उनको स्पॉन्सरशिप बनाकर भेज दें और जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है उनको वहाँ से मिलता है, उसमें पूछते हैं कि आपके खर्च के एक्सपेंसेस कौन पे, आपके ट्रिप के एक्सपेंसेस, आपका खर्चा कौन पे करेगा। वहाँ वो मेंशन कर दें कि जी हम खुद पे करेंगे और अपनी बैंक स्टेटमेंट 3-4 महीने के साथ लगा दें, तो मुझे यकीन है कि उनको आने के लिए वीज़ा मिल जाएगा। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। नाज़रीन इसके साथ ही टाइम हुआ है, मुझे बताया गया स्टूडियो से कि कमर्शियल ब्रेक का टाइम हुआ है, तो आप टीवी देखते रहिएगा। कमर्शियल ब्रेक के उस पार चंद मिनट में आपसे फिर मुलाकात होती है।